दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। जैसे कि इसमें यहाँ पे आपको 4 समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों को आप इस ग्राफ पर उसका आलेख खींचना है, मतलब उसको एक ज्यामितीय रूप। ये पहला समीकरण है x धन y बराबर 4। ये अब इस समीकरण में इस ग्राफ पर इसका आलेख खींचने के लिए सबसे पहले इसका हल निकालना पड़ेगा। तो हल निकालने के लिए बेसिक सबसे आसान तरीका क्या है कि हम किसी एक चर, इसी समीकरण के किसी एक चर को हम जीरो मान लें, मतलब कि x बराबर मान लीजिए जीरो। तो हमें x बराबर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 4। तो हमें 4, तो हमें ये एक बिंदु प्राप्त हुआ जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है 0, y 4। फिर हम y बराबर 0 रखेंगे तो फिर y बराबर 0, तब फिर x बराबर 4 प्राप्त होगा। तो मतलब दूसरा एक बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जिसका है 4 और y कोऑर्डिनेट 0। अब जैसे कि इन दो बिंदुओं से हम एक आलेख खींच सकते हैं, लेकिन हम तीसरा बिंदु भी हम निकालते हैं, तीसरा हल निकाल, मतलब इस समीकरण का तीसरा हल भी निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम x बराबर 2 रख, अगर हम x बराबर 2 रखेंगे इस समीकरण में तो 2 धन y बराबर 4, तो y बराबर 4 इधर जाए, 4 और 2 इधर जाएगा, 4 और 2 बराबर 2, तो y बराबर 2 स्थान C एक तीसरा बिंदु हमें प्राप्त हुआ जिसका x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक ही 2, इस बिंदु का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक x और y। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे प्लॉट करेंगे, उसको हम रखेंगे। पहले तो हम शुरू करते हैं बिंदु A से, इसका x निर्देशांक 0, जैसे कि ये आप देखेंगे ये है, ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक है 0 0, x निर्देशांक 0, y भी। जब यहाँ पे x यहाँ पे 0 है तो यहाँ बिंदु पर रखेंगे, और y क्या है 4, तो इसी से ऊपर उठते हुए हम y एक्सिस के साथ 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे 4, ये बिंदु यहाँ पर रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4, तो इसका निर्देशांक ये बिंदु A है जो कि 0 और 4। अब हम बिंदु B को प्लॉट करेंगे, बिंदु B को रखेंगे। बिंदु B में क्या है कि y निर्देशांक 0 है, तो मतलब कि ये y 0 है और x 4, तो x एक्सिस पे हम चलेंगे 4 खाने, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, तो चौथे खाने पर, और यहाँ पे y 0 है क्योंकि, तो 4 0 इस बिंदु B का निर्देशांक। एक और बिंदु हमने लिया है C जो कि 2 है, 2 जिसका x निर्देशांक 2, y x 2, मतलब कि x एक्सिस पर हम 2 खाने चलेंगे, 1 खाना 2 खाना ये। फिर y 2 है तो फिर y एक्सिस पे के अकॉर्डिंग, मतलब ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर 1 खाना 2 खाना, यहाँ पर जाकर हमें बिंदु C प्राप्त हुआ जिसका निर्देशांक है 2 2। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो ये देखिए तीनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक सरल रेखा, एक रेखा प्राप्त हुई जो कि 0 4 2 2 और 4 0 से होकर गया। ये तीनों इसके हल हैं इस समीकरण के, जिसको हमने एक रेखा के रूप में यहाँ पे निरूपित किया है, मतलब दर्शाया है। x ऋण 2 बराबर, x ऋण y बराबर 2, दूसरा समीकरण x ऋण y बराबर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ऋण y बराबर 2 या y बराबर ऋण 2, तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ ऋण 2, और हमें एक निर्देशांक बिंदु A प्राप्त हुआ जिसका निर्देशांक है 0 और ऋण 2। वही हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 2, तो बिंदु B हमें प्राप्त हुआ जिसका जिसका निर्देशांक 2 और 0। बिंदु A और बिंदु B प्राप्त हुए हमें। अब इस समीकरण के जो हल है इन्हीं को हमें इस ग्राफ पर रखना है और एक आलेख खींचना है। तो पहले हम बिंदु A पर चलेंगे। तो बिंदु A को समझने क्या है कि ये क्या है, इसमें ये y का जो निर्देशांक है वह ऋणात्मक ऋण 2 है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे भी इसको थोड़ा सा पहले हम लिख दें कि ये क्या है, ये एक बॉक्स छोड़ के नीचे की तरफ y एक्सिस के नीचे, इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो ये होगा ऋण 1, और ये है दूसरा बॉक्स ऋण 2, ये ऋण 3। तो जैसे कि ऋण 2 तक हमें जाना है,
तो पहले हम बिंदु ए को यहाँ पे इस आलेख, इस एक्स वाई प्लेन पर हम इसे निरूपित करेंगे। तो 0 2 0 और ऋण 2 ये है 0 0 मूल बिंदु, इसका एक्स निर्देशांक 0 है और वाई क्या है, ऋण 2 है। तो इसी पर वाई एक्सिस पर हम दो बॉक्स, ऋण है तो नीचे की तरफ चलेंगे, एक बॉक्स, दो बॉक्स, ये ऋण 2। तो इसका ये बिंदु है ए और इसका निर्देशांक है 0 ऋण 2। अब बिंदु बी जिसका निर्देशांक है 2 0, मतलब एक्स निर्देशांक है 2 और वाई 0। तो यहाँ पे वाई 0 है और एक्स 2 है, तो एक्स एक्सिस पे हम धन 2 है तो दाहिनी तरफ चलेंगे, एक्स अक्ष, एक बॉक्स दो बॉक्स। तो यहाँ पे आके हम रुकेंगे, जिसका बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 2 0। अब ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, इसे हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स ऋण वाई बराबर 2, इस समीकरण से हमने एक आलेख खींचा जो कि एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा, एक सरल रेखा है जो बिंदु 0 ऋण 2 और 2 0 से होके जा रही है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। एक बात समझ लीजिए, जैसे इसको हम यहाँ पे लिखना भूल गए, ये एक्स अक्ष है और ये वाई। एक्स अक्ष पर जब हमें एक्स का निर्देशांक धनात्मक प्राप्त होता है तो हम इस मूल बिंदु से दाईं तरफ चलते, ऋणात्मक प्राप्त होगा एक्स का निर्देशांक तो मूल बिंदु से बाईं तरफ चलेंगे। इसी तरह अगर हम वाई निर्देशांक धनात्मक प्राप्त होता है तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ चलेंगे। अगर हमें ऋणात्मक निर्देशांक वाई निर्देशांक प्राप्त होता है, वाई का निर्देशांक बिंदु में, तो हम नीचे मूल बिंदु से नीचे की तरफ चलेंगे। ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0 0। अब हम तीसरे समीकरण पर चलते हैं जो कि है y बराबर 3x। यह एक स्पेशल केस, जब आप आलेख खींचने जाएंगे इस समीकरण का तो एक हमें जैसे कि एक रेखा प्राप्त होगा, वह मूल बिंदु से होकर जाएगा। मतलब ये जो समीकरण है ये एक रेखा को निरूपित करेगा जो अक्षर हमेशा मूल बिंदु से होकर जाएगा, इस रूप में रहेगा। मतलब y बराबर kx के रूप में रहेगा, जहां k कोई भी एक संख्या है वास्तव k, और इस स्थिति में वह एक इस समीकरण के रूप में वह एक मूल बिंदु से होकर जाएगा, 0 0 से होकर जाएगा हमेशा। तो कैसे इसको हम समझेंगे, इस हल करते हुए इसको पहले इसका हल निकालेंगे। तो हल निकालने का बेसिक तरीका है कि हम किसी एक चर को या वेरिएबल को 0 मान ले। तो मान लीजिए x को हम 0 मान ले, तो जब x को 0 मानेंगे तो 3 गुणे 0 बराबर y बराबर 0, तो हमें y बराबर 0 भी प्राप्त होगा। तो 0 0 जो कि मूल बिंदु है, इसको हम मान ले a। अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे तो अभी भी x बराबर 0 प्राप्त होगा। फिर x बराबर मान लेते हैं 1। अगर x बराबर 1 है तो y बराबर 3 गुणे 1, क्योंकि y बराबर 3x है बराबर 3, तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ 3। मान लीजिए बिंदु B है ये, जिसका निर्देशांक x1 y3। अगर हम x बराबर ऋण 1 रखें बराबर ऋण 1, तो हमें y बराबर 3 गुणे ऋण 1 बराबर, या फिर क्या y बराबर ऋण 3, जो कि बिंदु C है जिसका निर्देशांक में x निर्देशांक ऋण 1 y ऋण। अब इनमें से इन तीनों बिंदुओं को इस एक्स वाई तल पर हम प्लॉट करेंगे, रखेंगे, निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु ए को रखें, जो कि बिंदु ए मूल बिंदु है 0 0। बिंदु ए ये इसका निर्देशांक 0 0। फिर है बी जिसका निर्देशांक 1 3, मतलब एक्स एक्सिस पर एक बॉक्स 1, वाई पर 3, मतलब कि यहां से हम 3 बॉक्स ऊपर की तरफ चलेंगे, 1 2 3। ये बिंदु है बी का निर्देशांक, ये बिंदु बी जिसका निर्देशांक 1 3। और ऋण 1 ऋण 3। ऋण 1 की स्थिति में जैसे कि हमने कहा कि मूल बिंदु से वाई एक्सिस से नीचे की तरफ, वाई एक्सिस पर मूल बिंदु से नीचे की तरफ ऋण 1 है, ऋण 3 है, तो यहाँ पे ऋण 3, ये बिंदु है ऋण 3 ये।
ये वाई एक्सिस पर ऋण 3 है, तो ऋण 1 एक्स का निर्देशांक है ऋण 1, तो ऋण 1 यहाँ पर ये है ऋण 1, ये ऋण दूसरा बॉक्स है ऋण 2, तो पहले बॉक्स पर क्योंकि यहाँ पे ऋण 1 है तो ये ऋण 1 पे चलेंगे, एक्स एक्सिस पर ऋण 1, वाई एक्सिस पर ऋण 3, मतलब यहाँ पे हम ऋण 3 का मतलब नीचे की तरफ, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ हम करेंगे, फिर ऋण में है ऋणात्मक है तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, इसके ऋण 3 के सामने ये हुआ, ये ऋण 1 और ऋण 3, ये बिंदु सी है जिसका निर्देशांक है ऋण 1 ऋण 3। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो हमने y बराबर 3x एक रेखा, एक आलेख को निरूपित किया जो कि एक सरल रेखा, एक रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही है, जो मूल बिंदु है जिसे हमने बिंदु A से निरूपित किया है, और ये बिंदु A से होती हुई A B को होती हुई और C से भी होती हुई जा रही है, जो C का निर्देशांक ऋण 1 ऋण 3, A का 0 0, B का 1 और 3। चौथा समीकरण है 3 बराबर 2x धन y, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x धन y बराबर 3, या फिर 2x धन y ऋण 3 बराबर 0। अब हम इसका हल निकालेंगे, हल से हमें बिंदु प्राप्त होगा जिसे हम इस पे निरूपित करेंगे और एक आलेख खींचेंगे। तो सबसे पहले x बराबर हम 0 रखेंगे, सबसे आसान तरीका है x बराबर 0। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये वाला भाग जैसे कि 2 गुणे 0 धन y ऋण 3 बराबर, ये 0 हो गया तो y ऋण 3 या फिर कहें y बराबर 3, हमें y प्राप्त हुआ 3। तो इस तरह से हमें बिंदु A मान लीजिए वो प्राप्त हुआ 0 और 3। फिर हम y बराबर 0 रखें, y बराबर 0 रखेंगे तो 2x धन 0 ऋण 3 बराबर 0, फिर कहें 2x बराबर 3 या फिर x बराबर 3/2 या 1.5। इस तरह हमें बिंदु B प्राप्त हुआ 1.5 और 0। अब यहाँ पे बिंदु A को हम निरूपित करेंगे तो बिंदु A क्या है, इसका निर्देशांक 0 और 3, x एक्सिस पर 0, तो ये मूल बिंदु से हम x एक्सिस पे 0 है और y पर 3 है, तो मूल बिंदु हम ऊपर की तरफ जाएंगे, y एक्सिस पे 3 है तो धन 3 है तो ऊपर की तरफ, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ये 3, ये 0 और 3, ये निर्देशांक A बिंदु A है का निर्देशांक 0 और 3। फिर बिंदु B जिसका निर्देशांक 1.5 0, x पर 1.5, मतलब एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स पहले आधा चलेंगे, मतलब ये आधा बॉक्स, एक बॉक्स और आधा बॉक्स, यहाँ पे B ये है 1.5 x एक्सिस पर, और y एक्सिस पे 0 है क्योंकि इसलिए हम x एक्सिस पे ही चलेंगे, और बिंदु हमें प्राप्त होगा यहाँ पे B का निर्देशांक है 1.5 0, ये बिंदु B है। तो A और B को हम मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी AB, बिंदु A B को मिलाएंगे तो हमें रेखा AB प्राप्त होगी। तो हमने A और B को मिलाया, बिंदु A और B को, तो हमें एक ये रेखा प्राप्त हुई कुछ इस तरह से, जो कि 0 और 3 और 1.5 0 इस दो बिंदुओं से होके जा रही है, और ये दो बिंदु इस समीकरण 3 बराबर 2x धन y के हल है। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण प्रकार की ओर कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? माना 2 और 14 से ax प्लस b y प्लस c बराबर 0 यह एक रेखा गुजरती है, या फिर कहें होकर जाती है, होकर जाती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 14 से अगर ax प्लस by प्लस c होकर जाती है बराबर 0 एक रेखा होकर जाती है, तो ये जो बिंदु है ये कोऑर्डिनेट इसको संतुष्ट करेगा, ये इसका हल होगा। 2 और 14 इस समीकरण इस रैखिक समीकरण का एक हल होगा। तो इस स्थिति में अगर हम x की जगह पे 2 और y की जगह पे 14 रखेंगे तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा a गुणे 2 धन b गुणे 14 धन c बराबर 0। ये स्थिति बनेगी अगर यह रेखा इससे होकर गुजर रही है, तब ये इसका हल होगा और यह हल होगा तो इसको संतुष्ट करेगी। तो इस स्थिति में x की जगह पे 2 और y की जगह पे 14 रखेंगे तो ये बराबर 0 के होगा। तो मतलब कि 2a 14b धन c बराबर 0। यदि हम a बराबर 1 और b बराबर 1 रखें इस समीकरण में, तो मतलब कि 2 गुणे 1 धन 14 गुणे 1 धन c बराबर 0। तो c बराबर ये 2 ये 14 16 तो इधर जाएगा ऋण 16 हो जाएगा, तो मतलब c का मान ऋण 16। अर्थात हम इस रैखिक समीकरण में a की जगह पे 1, b की जगह पे 1 और c की जगह पे ऋण 16 रखेंगे तो हमें एक ऐसा रैखिक समीकरण प्राप्त होगा जो 2 और 14 से होकर जाएगा इस स्थिति में। मतलब कि हम और ये हम कई रेखिक जैसे कि इस तरह से हम कई रैखिक समीकरण या कई रेखाओं के समीकरण को निकाल सकते हैं जो कि इस बिंदु से होकर जाएगी। बस क्या करना है, a और b के मान को बदलना है। आप 2 3 भी रख सकते हो, 4 5 तो कोई भी एक वास्तविक संख्या रख कर हम c का मान निकालेंगे, फिर a b और c के मान को इस समीकरण में रख देंगे तो वो जो हमें समीकरण प्राप्त होगा, रैखिक समीकरण जो हमें प्राप्त होगा वो इस 2 और 14 से होकर जाएगा। तो अतः 2 14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण x धन y ऋण 16 बराबर 0 या इसे हम लिख सकते हैं x धन y बराबर 16। यहाँ पे हमने इस समीकरण में क्या किया है, a की जगह पे 1, b की जगह पे 1 और c की जगह पे ऋण 16 रखा जो हमें रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ और 2 14 से होकर जाता है। इस तरह से हम और भी रेखा जैसे कि a बराबर हम मान लें 7 और b बराबर ऋण 1, तो इस स्थिति में इस समीकरण में रखेंगे। ये जो समीकरण है इसमें हम a बराबर 7 और b बराबर ऋण 1 रखेंगे तो 2 गुणे 7 14 धन 14 गुणे ऋण 1 ऋण 14, तो यहाँ पे ऋण 14 धन c बराबर 0। तो c बराबर ये कैंसिल बराबर 0। तो हमें एक और रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ जो कि 2 14 से होकर जाता है, वह है ax, a क्या है 7x ऋण b धन b क्या है ऋण 1 तो ऋण by ऋण b सॉरी ऋण y क्योंकि 1 है ऋण 1 है तो ऋण y धन c क्या है यहाँ पे 0 तो बराबर 0। तो ये 7x ऋण y बराबर 0 यह भी एक रैखिक समीकरण है जो कि 2 14 से बिंदु 2 14 से होकर जाता है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि किसी एक बिंदु से अपरिमित अनेक रेखाएं खींची जा सकती। जैसे यहाँ पे हमने a बराबर 7 b बराबर ऋण 1 लिया है, फिर एक हमको रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ जो 2 14 से होकर बिंदु 2 और 14 से होकर जा रही है। तो इस तरह से और भी कई रेखाएं अपरिमित रेखाएं हैं जो एक बिंदु से होकर गुजरती है। अर्थात किसी रेखा की स्थिति का पता किसी रेखा की स्थिति तभी निर्धारित हो सकती है जब कम से कम 2 बिंदु हो। किसी सरल रेखा की स्थिति को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता हो और एक बिंदु है उससे अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि हमें यहाँ पे हमने इस रेखा को निकाला। एक है x धन y बराबर 16, दूसरा है 7x ऋण y बराबर 0। तो इस प्रश्न को हल करने के बाद हमें बस ये लिखना है कि किसी बिंदु 2 14 से जाने वाली ऋज रेखा की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होगी क्योंकि एक बिंदु से किसी सरल रेखा की स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकती और किसी सरल रेखा की स्थिति निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता
होती। इतना पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा इस प्रश्न, क्योंकि इसमें पूछा गया है क्यों, तो क्यों का आंसर वही है। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात है। यदि यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो मतलब कि यह बिंदु, यह कोऑर्डिनेट इसको, इस रेखा को, इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। अर्थात y की जगह पे 4 और x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो इस तरह से समीकरण संतुष्ट होगा। 3 गुणे 4 बराबर a गुणे 3 धन 7, 4 तिहाई 12, 3a धन 7, तो 3a 7 इधर ले जाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, तो a बराबर 5/3, तो ये आंसर है a बराबर 5। आप यहाँ पे पहले लिखेंगे कि इस रैखिक समीकरण में x की जगह पे 3 और y की जगह पे 4 रखने पर फिर ये समीकरण, और इस तरह से इसे हल करेंगे तो हमें a बराबर 5/3 प्राप्त होगा। a का मान यह है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपए। तो उसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। इसमें एक टैक्सी है, उस टैक्सी का जो किराया है कुछ इस प्रकार से कि पहले किलोमीटर चलने पर आपको 8 रुपए देना पड़ेगा पहले किलोमीटर। उसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे वह उसके प्रति किलोमीटर 5 रुपए की दर से आपको पैसा देगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर तो उसका किराया y। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचना है। तो जैसे कि पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए, शेष यात्रा में प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपए है, तो x किलोमीटर का किराया जो होगा वो पहले 1 किलोमीटर का किराया, फिर x ऋण 1 किलोमीटर का किराया, मतलब पहले 1 किलोमीटर में तो 8 रुपए है, तो इस तरह से आप होगा x किलोमीटर का किराया यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ जो कि है y रुपए। क्या है? y रुपए। और पहले 1 किलोमीटर का किराया है 8 रुपए। फिर तो शेष जो किलोमीटर है वो उसमें प्रति किलोमीटर 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो x ऋण 1 किलोमीटर तय करना है जिसका किराया होगा प्रति किलोमीटर 5, तो x ऋण 1 गुणे 5। x ऋण 1 किलोमीटर चलने का कुल किराया होगा x ऋण 1 गुणे 5। तो हल करेंगे तो y बराबर 8 धन 5x ऋण 5, या फिर y बराबर 8 में से 5 गया 3 धन 5x। यह एक रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हुआ, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर 5x धन 3, y बराबर 5x धन 3। आपको समझ में आया ना? यहाँ पे तो x किलोमीटर का किराया आपको निकालना है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए फिक्स है, उसके बाद प्रति किलोमीटर 5-5 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो पहले किलोमीटर के किराया हमने 8 रुपए लिख दिया, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर चलने पर 5 रुपए। प्रत्येक किलो यहाँ पे क्या है? x ऋण 1 किलोमीटर चलना है, तो x ऋण 1 गुणे 5 ये कुल किराया हो जाएगा x ऋण 1 किलोमीटर चलने का, x ऋण 1 गुणे 5। तो x ऋण 1 गुणे 5 में 8 जोड़ देंगे तो कुल किराया जो x किलोमीटर चलने का किराया होगा वो y के बराबर है। तो y बराबर 8 धन x ऋण 1 गुणे 5। तो हमको इस तरह के रैखिक समीकरण y बराबर 5x धन 3। अब इसका आलेख खींचना, आलेख। तो इसके करने के लिए तो पहले इस समीकरण का, इस रैखिक समीकरण का हमको हल ज्ञात करना है। अभी तो हमें पता नहीं है रैखिक समीकरण, लेकिन है रैखिक समीकरण। जब इसको हल निकाल के हम इसको एक्स वाई तल पे रखेंगे और उसको मिलाएंगे तो ज्यामितीय रूप हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, एक ऋज रेखा हमें। कैसे हल निकालने का बेसिक आसान तरीका है कि x बराबर पहले हम 0 रखें, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3, क्योंकि ये भाग 0 हो जाएगा तो y बराबर 3। तो हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ 0, 3, इसको मान लीजिए a बिंदु, 0 और 3। फिर वहीं अगर x बराबर हम ऋण 1 रख दें, x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो फिर क्या होगा? y बराबर ऋण 5 धन 3 बराबर ऋण 2। तो इस तरह से जो अब हमें बिंदु B प्राप्त होगा वो होगा ऋण 1 ऋण 2 बिंदु B। इससे तो हमने ये
इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल किया तो हमें दो बिंदु प्राप्त, एक 0,3, एक ऋण 2। अब जैसे कि किसी सरल रेखा की स्थिति का निर्धारण करने के या किसी समीकरण को ज्यामितीय स्ट्रक्चर देने के लिए दो बिंदु का पहले तो बेसिकली किन्हीं सरल रेखाओं के स्थिति का निर्धारण करने के लिए कम से कम दो बिंदु की जरूरत होती है और हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए, एक 0,3 और एक ऋण 2। तो इससे हम आलेख खींच सकते हैं एक्स वाई तल पर। तो पहला बिंदु ए है 0,3, क्या है बिंदु ए 0,3 है, और बिंदु बी जो कि हमें प्राप्त है ऋण 2। देखते हैं यहाँ पे बिंदु बी है ऋण 2, ऋण 2। तो ए एक्स कोऑर्डिनेट 0, मूल बिंदु पर एक्स 0, तो और वाई 3 है, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, धनात्मक 3 है तो वाई एक्स पर ऊपर की तरफ एक बॉक्स 2 3, यहाँ पर मतलब ये बिंदु है 0,3, तो हमने मान ले ए कि ए है, ए बिंदु है 0,3 ए। अब बिंदु बी है ऋण 2, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट ऋण 1, मतलब कि मूल बिंदु से बाईं तरफ चलेंगे, ऋण 1 यहाँ पर है, और ऋण 2 वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई बराबर ऋण 2 है, तो इसका मतलब है कि वाई एक्स पर मूल बिंदु से हम नीचे की तरफ आएंगे, तो एक इसी लाइन में ऋण 1 से होते हुए नीचे की तरफ एक बॉक्स 2, ये ऋण 2 के सामने ये बिंदु, ये है बिंदु बी का निर्देशांक है ऋण 1 ऋण 2। अब हम बिंदु ए और बी को मिला देंगे, वही हमें आलेख प्राप्त, बिंदु ए और बी को मिलाएंगे तो एक हमें सीधी रेखा, एक रुज रेखा प्राप्त। तो हमने इस तरह से इस जो प्रश्न में जो स्टेटमेंट दिया गया था उस स्टेटमेंट से हमने एक समीकरण बनाया और इस समीकरण को इस ग्राफ पर उसका आलेख खींचा, जो कि एक सीधी रेखा है ए बी को हमने इस तरह से बिंदु ए बी से दर्शाया को प्लॉट करते हुए एक आलेख खींचा जो कि एक सीधी रेखा है। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो दो आलेख दिए गए, एक आकृति 4.6 और 4.7। आकृति 4.6 के लिए ये कुछ 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब इन विकल्प में से ये विकल्प में समीकरण दिए हुए हैं जो इस लाइन के लिए है, जो इस लाइन के लिए सही है, और इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा समीकरण इस लाइन के लिए सही है, जो इसमें आलेख, जो आलेख खींचा गया है उसके लिए सही है। तो जैसे कि y बराबर x, अब ये कैसे पता होगा कि y बराबर x इस लाइन का समीकरण? तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये जो आलेख जो खींचा हुआ है लाइन, अब ये बिंदु ऋण 1 और 1 से होके जा रही है, एक और ऋण 1 से होके जा रही है, 0 0 से होके मूल बिंदु से भी होके जा रही है। तो पहली बात शुरू करते हैं विकल्प 1। विकल्प 1 में दिया हुआ है कि y बराबर x, ये जो समीकरण का रूप है y बराबर kx, अर्थात इस तरह का जो समीकरण लाइन का रैखिक समीकरण है ये मूल बिंदु से होके जाता है। इस तरह का जो रैखिक समीकरण है इसका आलेख खींचेंगे तो ये भी रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, 0 0 से होकर जाएगी। ये बात तो ठीक है, चलिए 0 0 से होकर जाएगी। लेकिन ऋण 1 और 1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों पक्ष बायां और दायां पक्ष समान नहीं होंगे। अगर y यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, x का निर्देशांक ऋण 1 और y का 1, यहाँ पे दोनों का निर्देशांक बराबर और समान कितने का होगा तब होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। फिर हम चलते हैं x धन y, दूसरे विकल्प पर, x धन y बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये जो समीकरण है y बराबर kx, इसलिए भी इसके रूप में है, अर्थात ये मूल बिंदु से होकर जाएगा, ये तो बात क्लियर है। अब एक और बिंदु उठाते हैं, क्योंकि एक तो पहली बात है कि किसी भी रेखा की स्थिति का निर्धारण हम दो बिंदुओं से कर पाते हैं, ना कि एक बिंदु से। हम एक बिंदु से संतुष्ट नहीं, अगर एक बिंदु इस पे संतुष्ट हो रहा है तो इसका मतलब नहीं ये रेखा, ये जो रेखा है उस दूसरे बिंदु के लिए भी संतुष्ट हो। तो दोनों बिंदुओं को पहले चेक करते हैं। तो पहला तो पता चल गया कि मूल बिंदु से होके जा रही है। अब ऋण 1 और 1 को हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, x की जगह ऋण 1 रखेंगे, y की जगह जो कि 1 है धन 1 है तो 1,
ये एक, ये 0 बराबर 0, दाएं मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, अर्थात विकल्प जो 2 है x धन y बराबर 0, यह इस समीकरण के लिए सही, इस रेखा, इस जो आलेख खींचा गया इसके लिए सही है। ये जो लाइन खींची गई जो मूल बिंदु से जा रही है इसके लिए सही है, अर्थात विकल्प 2 सही है। और भी रेखा को हम लेके चलते हैं, जैसे विकल्प 3 में और भी समीकरण को लेके चलते हैं, ना कि रेखा को। और जैसे कि विकल्प 3 में y बराबर 2x, y बराबर 2x में भी 1 या ऋण 1 को हम रख के देखेंगे तो y क्या है, y बराबर 1 है तो 1, और x बराबर ऋण 1 है तो 2 गुणे ऋण 1, क्योंकि 1 बराबर नहीं है ऋण 2 के। इस तरह से बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, अर्थात ये ऋण 1 और 1 जो बिंदु है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है y बराबर 2x को, तो इस अर्थात ये विकल्प 3 भी सही नहीं है, विकल्प 3 सही नहीं है, विकल्प 3 सही नहीं है। फिर हम विकल्प 4 पे चलते हैं। विकल्प 4 में समीकरण है 2 धन 3y बराबर 7x। यहाँ पे भी ऋण 1 और 1 जो बिंदु है, ऋण 1 और 1 उसके x और y कोऑर्डिनेट को रख के देखेंगे तो 2 धन 3 गुणे 1 बराबर 7 गुणे ऋण 1, तो ये 2 धन 3 5 जो बराबर नहीं है ऋण 7 के, अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो विकल्प 4 भी इस आलेख के लिए सही नहीं है, अर्थात विकल्प 2 इस आलेख के लिए सही है। आकृति 4.6 के लिए ये समीकरण विकल्प 2 सही। अब आकृति 4.7 पे चलते, 4.7 के लिए, तो इस आकृति के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है उसकी जांच करेंगे। तो ये 4 समीकरण दिए हुए हैं, तो पहला समीकरण है y बराबर x धन 2। अब इसमें देखेंगे y बराबर x धन 2, तो 2 बिंदुओं को तो रख के इसमें देखेंगे कि ये संतुष्ट करता है, ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं कि नहीं, या इसके हल हैं कि नहीं। तो पहले 0 2 मतलब x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो x 2 बराबर x 0 धन 2, तो 2 बराबर 2 बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, ये तो हुआ। फिर हम 2 और 0 रखेंगे, अब क्या करेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 0 रखें, x बराबर 2 y बराबर 0 रखें, तो y बराबर 0 x 2 धन 2, तो 0 4 के बराबर नहीं है, तो अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं। यहाँ बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर था, लेकिन एक ही बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है जो इस रेखा पर है। इस रेखा पे 3 बिंदु है, जिसमें हमने 2 बिंदुओं को लिया और एक ही बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात ये सही नहीं है, ये y बराबर x धन 2 इस आलेख के लिए सही नहीं है। फिर हम चलते हैं दूसरे समीकरण पर। दूसरा समीकरण है y बराबर x ऋण 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि 0 और 2 से ये आलेख बिंदु 0 2 और 2 0 से होके जा रहा है। तो पहले हम इन दोनों ही बिंदुओं को लेके इस समीकरण को इस समीकरण पे लागू करेंगे और देखेंगे ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों बिंदु संतुष्ट करेगा तो ये जो समीकरण है इस आलेख के लिए सही रहेगा। तो पहले तो हमने क्या किया, x बराबर 0 y बराबर 2 रखा, तो y बराबर 2 तो y बराबर 2 x बराबर 0 ऋण 2, क्योंकि 2 बराबर नहीं है ऋण 2 के, तो यहीं से पहले ही प्रूफ हो गया कि ये जो समीकरण है y बराबर x ऋण 2 इस आलेख के लिए सही नहीं है। फिर है y बराबर ऋण x धन 2। अब यहाँ पे भी हम 0 2 और 2 0 को इस समीकरण से संतुष्ट देखेंगे, ये दोनों बिंदु इस समीकरण के हल हैं कि नहीं। तो वहीं पे भी फिर हम यहाँ पे भी x बराबर 0 और y बराबर 2 रखेंगे, तो y बराबर 2 x बराबर 0 ऋण x है तो x 0 धन 2, तो 2 बराबर 2, अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर। तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे ये जो बिंदु है 0 2 समीकरण का एक हल है। अब हम 2 0 को लेके चलेंगे, 2 0 का मतलब x बराबर 2 और y बराबर 0, तो
y बराबर 0 मतलब 0, ऋण x ऋण 2 धन 2, तो ये कैंसिल बराबर 0, तो 0 बराबर 0, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु 0 2 और 2 0 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं और इसके हल हैं। अर्थात ये जो समीकरण है y बराबर x ऋण x धन 2 इस आलेख के लिए सही है, और इस आलेख का जो ये लाइन है, ये सीधी लाइन जो खींची गई है, इसी का एक समीकरण है ये y बराबर ऋण x धन 2, अर्थात विकल्प 3 सही है। विकल्प 4 में x धन 2 y बराबर 6, इसमें x बराबर 0 और y बराबर 2 रख के हम देखेंगे तो x बराबर 0 0 धन 2 गुणे 2 बराबर 4। अब ये जो 4 है वो 6 के बराबर नहीं है, मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में समीकरण 4 भी का के लिए सही नहीं है, अर्थात विकल्प कौन सा सही है? विकल्प 3 इस आलेख के लिए आकृति 4.7 के लिए सही समीकरण है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और एक अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक। तो जैसे कि किसी वस्तु पर हम जब बल लगाते हैं तो वस्तु में एक विस्थापन होता है, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य, उस पिंड पर किया गया कार्य W उस वस्तु पर लगाए गए बल और उसमें हुए विस्थापन या उसके द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे कहा गया कि जो F बल है वो अचर है, कांस्टेंट है, ठीक, लेकिन S जो है चर है, वो वेरिएबल, वो वेरी करता रहता है, करेगा, और W और S वेरी करेंगे, मतलब कि ये बदल एक दूसरे के मान पर निर्भर करेंगे, जैसे S बदलेगा तो W बदलेगा, F कांस्टेंट। तो इस स्थिति में W अनुक्रमान, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं W अनुक्रमानुपाती है S दूरी के, पिंड पर लगाया गया बल अनुक्रमानुपाती है पिंड द्वारा चली गई दूरी। अब यहाँ पे कहा गया कि मान लीजिए वो अचर बल F 5 मात्रक, तो W बराबर हो जाएगा 5S। अब यह हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ, इसमें W और S जो चर राशि है और 5 अचर। तो W को मैंने y एक्सिस पर रखा है पिंड पर किए गए कार्य को, और x एक्सिस पे हमने पिंड द्वारा तय दूरी को रखा है। तो W बराबर 5S ये समीकरण है। इसमें कि मान लीजिए हम S बराबर अगर 1 मात्रक रखें, मतलब कि 1 मात्रक दूरी तय किया उस पिंड ने, तो उस स्थिति में उस पर किया गया कार्य जो W होगा वो 5 गुणे 1 बराबर 5 मात्रक, बराबर 5 मात्रक। तो इस तरह से हमें W प्राप्त हुआ 5 और S प्राप्त हुआ 1। x एक्सिस पे है तो 1, इसको अगर एक बिंदु माने A, तो जिसका एक निर्देशांक होगा 1 और 5। ये y एक्सिस पे, y एक्सिस पर हमने माना है उस पिंड पर किए गए कार्य। तो A जो बिंदु है इसका निर्देशांक हमें मिला 1 और 5, क्योंकि अगर इस ग्राफ पर इस y एक्सिस पर अगर इसे निरूपित करें तो x पर 1, x अक्ष पर 1 बॉक्स, मतलब यहाँ पे जाके 1, और y एक्सिस पे 5, तो 1 2 3 4 5, ये बिंदु जो है वो A है, उसका निर्देशांक है 1 5। अब प्रश्न में क्या दिया है, ये तो हमने S बराबर 1 मात्रक माना। अब प्रश्न में दिया है कि अगर S बराबर 2 मात्रक, तो उसकी मतलब पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक को S बराबर 2 मात्रक, तब उस वस्तु पर किया गया कार्य या उस पिंड पर किया गया कार्य W बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10, ये बराबर 10। अब मान लीजिए ये हमें प्राप्त हुआ W यहाँ पे 10 और S 2, तो S जो है कि X अक्ष पर है तो ये 2 और 10, ये मान लीजिए बिंदु B, ये है आपको बिंदु B, ये बिंदु A ये प्राप्त हुआ, इस जिसे हमको इस XY तल पर निरूपित करना है। अब दूसरी स्थिति में जो तय दूरी है उस पिंड द्वारा वो 0 मात्रक है, 0 मात्रक, मतलब S बराबर 0 मात्रक।
जब s बराबर 0 मात्रक तो w जो होगा 5 गुणे 0 बराबर 0, मतलब किया गया कार्य 0। तो हाँ, यहाँ पे हमें निर्देशांक c, मान लीजिए c बिंदु का प्राप्त हुआ, जिसमें कि s 0 है, w भी 0 है, मतलब कि मूल बिंदु ये हमें प्राप्त c। अब हम a b c को इस x y तल पे, a को तो हमने निरूपित किया, अब b को निरूपित करेंगे, जो कि 2 और 10 x अक्ष पर, मतलब कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी s जो है वो 2, 1, 2 और उस पर किया गया कार्य है 10। अब यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 10 तो इसमें आ नहीं पाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 10, ये पॉइंट है, ये 10, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये जो हमको मिलेगा ये है y एक्सिस पे 10। तो ये 2 और 10, क्योंकि हमें जो निर्देशांक b का प्राप्त हुआ था वह x का निर्देशांक 2 और y का 10, तो 2 10, तो ये x पर 2 y पर 10, जो कि इस बिंदु पर जाएगा यहाँ पर मान लीजिए 10 को हो प्लस को यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो 2 पर 10 ये बिंदु हो जाएगा आपका C, इसका निर्देशांक 2 और ये मूल बिंदु जो कि हमें C बिंदु, तो उसको हम C जो हमने तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ वो मूल बिंदु है, तो इसको O रखेंगे, 0 0 है ये इसका निर्देशांक 0 0 हमने पहले से लिखा हुआ है 0 0 निर्देशांक। तो इस तीनों बिंदुओं को कि A B और O, तो हमें A O B करके एक रेखा प्राप्त होगी इस तरह से। तो हमें यहाँ पर बिंदु B जो कि ये है, बिंदु A जो कि ये है और बिंदु O जो कि यहाँ से, तो ये तीनों बिंदुओं को हमने मिलाया तो हमें ये एक सीधी रेखा इस तरह से प्राप्त। ये हमारा ग्राफ थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि तो इसलिए थोड़ा सा ये लाइन सीधी नहीं है, लेकिन अब ये ग्राफ जब पूरा होगा आप पूरी ग्राफ पर इस प्रश्न को हल कीजिए, जिसमें कि पूरा ये बॉक्स 10 बॉक्स तक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 तक जाए, और आप इसको फिर इस पर जो बिंदु आएंगे आप आसानी से निरूपित कर पाएंगे। तो हम जैसे कि हमें 2 10 एक 5 ए बिंदु, 2 10 बी बिंदु है और बिंदु O है जिसका निर्देशांक 0 0 जो कि मूल बिंदु है। तो इन तीनों से बिंदुओं से होते हुए ये रेखा गई है। तो और इस रेखा का जो समीकरण है W बराबर 5s, ये है W बराबर 5s, ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण है W बराबर 5s। ग्राफ में आप देख रहे हैं ना, इससे दो प्रश्न में, एक में था पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, तो उस पर जो कार्य था वो 10 मात्रक का हुआ। इसमें 0 मात्रक पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो वहां पे जो कार्य है वो 0 है। तो इसको हमने इस XY तल पर प्लॉट किया, निरूपित किया और इसको मैंने एक ज्यामितीय रूप दिया। इस समीकरण से हमें जो मान प्राप्त हुआ उसको हमने ज्यामितीय रूप दिया, और जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन और सीधी रेखा है, सरल रेखा है, जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, और आप उनका अंशदान रुपए x और y मान सकते हो इस समीकरण का आलेखी। तो सबसे पहले मानते हैं कि इस यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए जो 100 रुपए उसमें इकट्ठा किए, अंशदान दिए, उसमें फातिमा का उसमें यामिनी का हिस्सा, तो यामिनी का अंशदान है x रुपए और फातिमा का अंशदान y रुपए। तो x और y का योग है 100, क्योंकि दोनों ने मिलकर अंशदान दिए 100 रुपए, तो x धन y बराबर 100। ये हमें प्राप्त हुआ एक रैखिक समीकरण। अब इस समीकरण को हमें इस ग्राफ पर निर्देशित करना है। तो जैसे कि हमने इसमें ग्राफ में क्या है कि 100 तक चला गया, तो इसको हमने जो मात्रक बॉक्सेस को हमने 20-20 के रूप में मान लिया है। एक बॉक्स को 20, दूसरे ऐसे करते हुए 20 40 60 80 100 तक हम पहुंचा दिया है। इससे हमें आसानी होगी इन बिंदुओं को निरूपित करने में।
जैसे कि एक्स धन वाई बराबर 100, तो इस समीकरण का हल जो होगा, बारी बारी से समीकरण का हल निकालेंगे। तो मान लीजिए x बराबर है 20, तो जब x बराबर है मतलब यामिनी का अंशदान है 20 रुपए, तो y बराबर, तो 20 धन y बराबर 100, तो y बराबर 100 ऋण 20 बराबर 80। तो इस तरह से हमें एक हल प्राप्त हुआ, जिसे हम मान लेते हैं बिंदु A, जिसका निर्देशांक है 20 और 80, सॉरी 80। फिर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये अंशदान, उसमें यामिनी का जो है वो x बराबर है 40। जब x बराबर है 40, तो इस स्थिति में जो x की जगह पे समीकरण में 40 रखेंगे और धन y बराबर 100, तो फिर y बराबर हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे 100 ऋण 40 60। तो हमें बिंदु B भी प्राप्त हुआ, जिसका निर्देशांक है 40 और 60। अब इन दोनों बिंदुओं को, जैसे कि दो बिंदुओं से हम किसी एक रेखा को निर्धारित कर सकते हैं, किसी आलेख को खींच सकते हैं। तो हम पहले तो दो ही बिंदुओं से हम आलेख खींच लेते हैं। तो 20 और 80 को इस पर निरूपित करना इस एक्स वाई तल पर। तो x पर 20 है और y एक्सिस पर, y अक्ष पर है 80, तो x पर 20, फिर ऊपर चलेंगे तो क्योंकि धनात्मक है तो मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे चलते हुए 20, 20 40, 20 60, 20 80, यहाँ पर, यहाँ ये बिंदु A है, ये बिंदु है A, जिसका निर्देशांक 20, x निर्देशांक 20 और y 80। फिर इसके बाद बिंदु B है 40 और 60, मतलब कि ये बिंदु x अक्ष पर है 40 और y अक्ष पर है 60। ये इस 40 के ऊपर हम चलेंगे 60 तक पहुंचेंगे, जो कि यहाँ पर है, ये है बिंदु B। ये है 40, इसका निर्देशांक x 40 और y 60। इन बिंदुओं को मिलाएंगे और आसानी के लिए हम मान लीजिए x बराबर 10 ले लेते हैं। तो x बराबर 10 लेंगे तो y बराबर 90, तो हमको बिंदु C भी प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 10, x बराबर 10 ना रखे हम रखते हैं x बराबर 80, तो y बराबर 20। तो हमें बिंदु C जो प्राप्त होता है वह है, बिंदु C क्या है, बिंदु C है 80, बिंदु C का निर्देशांक 80 और 20, x निर्देशांक 80, y 20। तो x अक्ष पर 80 ये है, y पर 20 ये है, ये बिंदु है C। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमें ये आलेख प्राप्त होगा, जो कि एक सीधी रेखा के रूप में है। इस तरह से x धन y बराबर हमें 100 जो समीकरण प्राप्त हुआ था, उसके हमने तीन हल प्राप्त किए। एक A है, जिसे हमने बिंदु A के रूप में, जिसका निर्देशांक 20 और 80, दूसरा बिंदु B प्राप्त किया, जो कि 40 और 60, बिंदु C ये है, बिंदु B ये है, और इन तीनों बिंदुओं को हमने इस एक्स वाई तल पर निरूपित किया और उन्हें मिलाया, तो हमें एक सीधी रेखा, ये देखिए ABC, इस तरह से हमें ये प्राप्त हुई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस मापा जाता है। और यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो ये देखिए, ये सूत्र है, इसे आपको अगर कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में पता है तो आप उससे इस सूत्र का इस्तेमाल करके फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट में पता है तो डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं। ये सूत्र है, इसी को एक समीकरण का रूप दिया गया है, क्योंकि एक समीकरण के रूप में है। तो F बराबर 9/5 गुणे C धन 32। प्रश्न ये है कि यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। x अक्ष को हमने सेल्सियस को x अक्ष पर, ये x अक्ष है, इस पर सेल्सियस तापमान को अंश में, और y अक्ष पर फ़ारेनहाइट तापमान अंश में हमने मान लिया है। अब हम आलेख खींचेंगे, जैसे कि समीकरण क्या है, F बराबर 9/5 गुणे C धन 32, ये है समीकरण। तो हमने इसको हल किया है। तो अब इस समीकरण का हम हल निकालेंगे। तो इसके लिए हम माना हमने, क्योंकि दो वेरिएबल है इसमें F और C, ये समीकरण है जिसका दो वेरिएबल F और C को हमने मान लिया 10,
तो जब C को हमने 10 माना तो F हमने निकाला इससे 50, तो हमें प्राप्त हुआ C 10 F 50। तो एक बिंदु प्राप्त हुई जिसे हमने नाम दिया बिंदु A, जिसका निर्देशांक 10 और 50। इसी तरह हमने C को 20 लिया तो हमें F प्राप्त हुआ 68, तो हमने बिंदु B से माना और इसका निर्देशांक 20 और 68। इसी तरह C बराबर 10, तो इस पे 10 से हमने C की जगह 10 रखा तो हमें F प्राप्त हुआ 14, तो इस बिंदु से हमने बिंदु C माना जिसको 10, जिसका निर्देशांक है 10 और 14। और इसी तरह C को हमने 40 लिया तो हमें F प्राप्त हुआ 40, इसको हमने बिंदु E का नाम दिया और ये 40, इसका निर्देशांक है 40। अब हम इसे एक्स वाई तल पर निरूपित करेंगे, जिसमें हमने y अक्ष को फ़ारेनहाइट में और x अक्ष को सेल्सियस तापमान में रखा है। तो अब क्या है, पहला बिंदु A है, A बिंदु का निर्देशांक है 10 और 50। तो 10 यहाँ पे ये है 10 और इस पर 50 ये है बिंदु A। तो x एक्सिस पर 10 ये 20, हमने एक बॉक्स को 20 माना तो उसके आधे पे हम 10 हो जाएगा। अब ये x अक्ष पर 10 और y में जो कि फ़ारेनहाइट तापमान वो हमें प्राप्त हुआ 50। तो ये y अक्ष पर हम 50 10 के ऊपर हम ज्यादा ऊपर की तरफ चलेंगे और 50 मतलब 40 और 60 के बीच में ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे बिंदु A और इसका निर्देशांक है 10 और 50। अब बिंदु B है 20 68, मतलब सेल्सियस अक्ष पर, मतलब एक्स अक्ष पर हम 20 और y पर 68। ये 20 है और इसी के ऊपर हम चलेंगे 68 तक, तो 60 यहाँ पर है और 60 के ऊपर ये 65 है, सॉरी ये 70 है, तो ये थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 68। तो 20 ये बिंदु B है जिसका निर्देशांक है x निर्देशांक 20 और y 68। अब बिंदु C है, बिंदु C मान लीजिए बिंदु D हम लेते हैं, बिंदु C को छोड़े, बिंदु D में हमने C बराबर 0 F बराबर 32 प्राप्त हुआ, हमें माना C बराबर 0, तो हमें बिंदु प्राप्त हुआ D जो इसका निर्देशांक है 0 और 32, मतलब कि x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 32। तो x पर 0 ये है और उस पर 32 यहाँ पे जाएगा, तो 32 20 और 40 के बीच में ये 30, उस थोड़ा सा ऊपर ये 32, तो ये बिंदु हमें D प्राप्त हुआ D, ये बिंदु D है जिसका निर्देशांक है 0 32। फिर हम चलेंगे बिंदु E जिसका निर्देशांक है 40 x अक्ष पर 40 मतलब ये, और y अक्ष पर 40 मतलब ये, तो ये यहाँ पर, तो ये बिंदु है E जिसका निर्देशांक 40। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, A B D E को हम मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो हमने F बराबर 9/5 C धन 32 का यह एक्स वाई तल पर आलेख खींचा, तो ये हमें एक सीधी रेखा, इसमें कि ये बिंदु B है, A है, D है, ये D है, ये A है, B है और ये E, तो हमने मिलाया तो सीधी रेखा प्राप्त। अब हम चलेंगे इस प्रश्न के दूसरे भाग पर। इसमें दिया है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब C का मान 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तब C बराबर यहाँ पे है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। तो F बराबर, सूत्र दिया हुआ है इसी प्रश्न में, F बराबर 9/5 गुणे C धन 32। तो क्या करेंगे, हम C की जगह 30 रख देंगे, बराबर 9/5 गुणे 30 धन 32, तो 5 छक्के 30, 9 छक 54 धन 32 बराबर 4, 4 2 6, 5 3 8 86। तो F बराबर 86। तो इसका मतलब हुआ 30 डिग्री सेल्सियस बराबर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब चलेंगे तीसरे भाग पर। यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में तापमान क्या है? 95 फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो तो उसका सेल्सियस में तापमान क्या होगा? जैसे कि F बराबर आपको पता है 9/5 गुणे C धन 32। F बराबर है 95 डिग्री, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे F की जगह 95 बराबर 9/5 गुणे C धन 32। तो इसे हल करेंगे तो 95 बराबर 9C धन 32 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 से 15, 16 और ये बटे 5, तो ये 5 इसको ये बटे 5 को हल करेंगे तो 95 गुणे 5 बराबर 9C धन 160, 9C धन 160, 9C इसको इधर रहने दो, 160 को इधर ले आइए, तो 5 पहले इसका गुणा कर लो, 5 पचे 25, 5 9 45, तो 65 ऋण 160, तो 475 ऋण 160 बराबर 9C। तो 475 में से 160 गया तो बचेगा 315 बराबर 9C, तो 9C बराबर 315 लिख सकते हैं। C बराबर 315 बटे 9 जो कि बराबर होगा 35, C बराबर 35, अर्थात 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 35 डिग्री सेल्सियस की। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 35 डिग्री। चलेंगे चौथे भाग पर। चौथे भाग में ये पूछा गया है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? तो यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? जैसे कि F बराबर 9/5 गुणे C धन 32, ये सूत्र। अब तापमान सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह पे 0 हो जाएगा, तो F बराबर 9/5 गुणे C 0 धन 32, तो F बराबर 32, अर्थात अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो F की जगह पे 0 रख देंगे, F की जगह पे 0 रख देंगे 9/5 और गुणे C धन 32, तो 32 इधर चला जाएगा, तो 9/5 C इधर कर देंगे, 9/5 C बराबर ऋण 32, तो इसको हल करेंगे 9C बराबर 5 दूनी 10, 5 से 15, 16 ऋण 160, तो C बराबर ऋण 160 बटे 9 बराबर 9 दूनी 9 एकम 9, 70, तो ये 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 70, 9 सत्ते 63, तो 17.77 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 17.77, ये ऋण है, ऋण 17.77 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है ऋण 17.77 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलेंगे पांचवें भाग पर। इसमें क्या है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो संख्यात्मक समान का मतलब है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, मान ली फ़ारेनहाइट में भी x है तो क्योंकि इसमें दिया है प्रश्न में, तो सेल्सियस में भी x होगा। तो जैसे कि सूत्र में हमारा सूत्र है F बराबर 9/5 गुणे C धन 32, तो हम इसको में F और C की जगह x रख देंगे, तो F की जगह x 9/5 x धन 32, तो इसे हल करेंगे तो x बराबर
9x धन 5 दूनी 10 5 के 15 160 बटे 5 या फिर x बराबर सॉरी क्या करेंगे इसे ये 5 का x में गुणा कर देंगे तो 5x बराबर 9x धन 160 तो 9x को इधर रखेंगे तो 5x ऋण 9x बराबर 160 या 5x ऋण 4x बराबर 160 या फिर 4x बराबर ऋण 160 तो x बराबर 4 चौक के 16 4 ऋण 40 अर्थात ऋण 40 डिग्री पर ऋण 40 डिग्री पर दोनों पैमानों मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों का संख्यात्मक मान या पाठ बराबर होगा। दोनों पैमानों का पाठ समान होगा।